Hello students, myself Anush Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Teacher Education, DBS College कानपुर। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड के पेपर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस और उसकी यूनिट फोर्थ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसमें है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, functions of measurement, scales of measurement, errors of measurement, tools and techniques of measurement, meaning and concept of evaluation, types of evaluation, difference between measurement and evaluation। अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं, जिसको हिंदी में मापन कहते हैं हम आम जीवन में अपने अक्सर इसके तहत बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे अगर हम कोई बाजार से कोई सामान खरीदने के जाते हैं, जैसे कोई सब्जी हमको लेने जाना है, तो हम जो दुकानदार होता है उससे बोलते हैं कि भैया हमको इतने किलो या इतने ग्राम हमको सब्जी दे दो। कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट से, तो उसमें भी हम कहते हैं भैया इतने मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए। मतलब हर किसी की जो वस्तु है हमारी, उसकी एक निश्चित इकाई है और निश्चित इकाई के आधार पर उसको हम लोग अंक देते हैं और उसका मात्रक निर्धारित करते हैं, जो पूर्व निर्धारित नियम है। अर्थात हम लोग कहें कि मापन क्या है कि पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थान को अंक, प्रतीक, अक्षर प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वह मापन कहलाती है और ये हमारे आम आम जीवन का हिस्सा है। अगर हम विद्वानों की बात करते हैं, एस एस स्टीवेंस जो हैं वो कहते हैं मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जैसा हमने अभी बताया है कि कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने दिया कि हमको सब्जी खरीद के लाना है, तो हम कहते हैं कि भैया 1 किलो या आधा 500 ग्राम या 250 ग्राम हमको ये चीज़ हमको सब्जी हमको दे दो। तो पता है कि हम सब्जी लेंगे, बाहर है तो किलोग्राम में उसका मापन हम लोग करेंगे। एक निश्चित नियम है, स्वीकृत नियम है, उसको अंक देंगे और निश्चित नियम के अनुसार उसको अंक प्रदान करेंगे। वही जो है एस एस स्टीवेंस के अनुसार मापन है। ऐसे ही जीसी एल्मडिस्टर कहते हैं कि मेजरमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन और थिंग प्रोसेस सम कैरेक्टर्स। अर्थात मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का अंकित वर्णन होता है। अर्थात मापन क्या है, एक प्रक्रिया इन्होंने बताया है। इसमें व्यक्ति या पदार्थ कुछ भी हो सकता है, अंकित वर्णन होता है, यानी कि अंक प्रदान करना ही उसको जो है मापन उन्होंने कहा है। जो और विद्वान है ब्रैडफील्ड एंड मॉर्डॉक, उन्होंने कहा कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए फेनोमेना इन ऑर्डर टू कैरेक्टरिस्टिक्स द स्टेटस ऑफ द फेनोमेना एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। अर्थात मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिसमें उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। अभी जैसे पहले हमने दो विद्वान पढ़े, उसमें अंक और प्रतीक की बात की गई है। इन्होंने जो है वही बात को दोहराया है कि प्रतीक देने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का निर्धारण किया जा सके। वास्तविक स्थिति का जो हमको स्वरूप बताए वही एक तरह से मापन है। रिचर्ड एच लिंडमैन ने कहा है मेजरमेंट में बी डिफाइन एज द असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स टू ईच ऑफ ए सेट ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। अर्थात मापन को नियमों के अनुरूप व्यक्ति अथवा वस्तुओं किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्वों को अंकों किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वही बात जो अभी तक हम लोग कहते चले आए हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु है, उससे कोई समुच्चय हो सकता है, उनके प्रत्येक तत्व को कोई अंक हम लोग देंगे, उन अंकों का भी एक समुच्चय होगा, वो अंक प्रदान करना ही क्या है, मापन कहलाता है। जो भारतीय विद्वान है महेश भार्गव, उन्होंने कहा कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स और न्यूमेरिकल्स टू ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट इन सम मीनिंगफुल और कंसिस्टेंट मैनर अकॉर्डिंग टू रूल्स। अर्थात मापन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निरीक्षणों, वस्तुओं या घटनाओं को किसी सार्थक या एक जैसे ढंग से नियमानुसार कुछ प्रतीक या अंक प्रदान किए जाते हैं।
अर्थात जो अब तक हम बताते चले आए हैं कि व्यक्ति, वस्तु, कोई घटना हो सकती है, उसको पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार कोई अंक प्रतीक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वही हमारा मापन कहलाती है। अगर हम बात करें कि मापन क्या है, मापन किसी भौतिक राशि, वस्तु या घटना के गुणों जैसे लंबाई, वजन, समय, क्षमता को एक मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ तुलना करके संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। यह एक सटीक, वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो अनिश्चितता को कम करती है। अतः कहा जा सकता है कि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं ऐसे शब्द, अंक, अक्षर अथवा संकेत प्रदान किए जाते हैं जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित संदर्भित गुण के प्रकार को अथवा मात्रा को अभिव्यक्त कर सके। अगर मापन की बात करें या मेजरमेंट की बात करें, मुख्य रूप से तीन बातें निष्कर्ष निकल के आता है कि मापन में तीन बातें निहित होती हैं। पहली जो है, व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का किसी समूह का होना जिसके किसी गुण अथवा विशेषताओं का मापन हमको करना है। दूसरा, अंकों या अक्षरों या संकेतों के किसी समूह का होना। तीसरा है, अंक, अक्षर, शब्द, संकेत प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों का होना। जो अभी तक जितनी परिभाषा हमने देखी हैं उनसे जो हमारा निष्कर्ष निकला है ना, तीन चीजें निकल के उससे आई है। कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का कोई समूह होगा, अंकों के किसी समूह का समूह होगा, और कोई जो उनको अंकों को प्रदान करने के लिए जो पूर्व निर्धारित नियम होंगे। अर्थात अगर कहा जाए कि मापन क्रिया विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं अथवा घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक एवं संगत रूप से संकेत, चिन्ह अथवा आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है। अगर हम मापन के प्रकार की बात करें, मापन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। भौतिक मापन यानी कि फिजिकल मेजरमेंट, और दूसरा है मानसिक मापन या मेंटल मेजरमेंट। हम सभी जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो, उसमें दो अंग समाहित होते हैं, हमारा फिजिक और हमारा जो हमारी जो साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक गुण है वो सब। उसी के आधार पर जो भौतिक मापन है, जैसे भार, वृद्धि, ऊंचाई, ताप, दूरी, जिनको हम लोग आसानी से जो हमारे फिजिकल रूप में उपस्थित रहते हैं उसको जो मापते हैं वो हमारा भौतिक मापन कहलाता है। कुछ हमारे मानसिक गुण होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसी मानसिक क्रियाएं होती हैं, हमारे शील गुण होते हैं जैसे बुद्धि, अभिक्षमता, उपलब्धि, रुचि, योग्यताएं। इनको जिनका जो मापन होगा वो हमारा मानसिक मापन कहलाता है। अगर मापन के चर की बात करें हम लोग, वेरिएबल्स ऑफ मेजरमेंट, ये भी दो प्रकार के होते हैं। गुणात्मक चर यानी कि क्वालिटेटिव वेरिएबल, और मात्रात्मक चर यानी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जो गुणात्मक चर है, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, वो हमको बताता है कि ऑफ व्हाट टाइप, यानी किस प्रकार का है, उत्तर देता है। जैसे लिंग के आधार पर हम लोग मेल फीमेल में बांट सकते हैं, रंग के आधार पर गोरे काले के आधार बांट सकते हैं। तो इस तरह से जो गुण के आधार पर बताएगा हमको कि ऑफ व्हाट टाइप, किस प्रकार का गुण है, वो हमारा कहलाएगा क्वालिटेटिव वेरिएबल। मात्रात्मक चर की हम लोग बात करें, ये हमको बताता है कि हाउ मच, यानी कि कितना, जो कितने का उत्तर देता है, जैसे भार, वृद्धि, ऊंचाई, ताप, दूरी, इस तरह का जो होता है वो कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारा है वो दो प्रकार का होता है, सतत चर यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल, और असतत, खंडित, पूर्ण चर या डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको बोलेंगे? वे चर जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है। यानी कि इसको हम लोग, जितनी भी चीजें हमारे दशमलव में मापी जा सकती है, जितने भी हमारे चीजें हैं उनका मान अगर दशमलव में आता है, जैसे अगर हम लंबाई नापते हैं, किसी मेज की लंबाई नापे तो पूरी पूरी मतलब पूरी फिट में नहीं आएगी, पॉइंट में भी आ सकती है ना। तो उन ऐसे तो जो हमारा वेरिएबल है जो लगातार चलेगी, मतलब उसके बीच में दशमलव का मान भी होगा, वो भी हम कहलाएंगे हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। असतत, खंडित चर या पूर्ण चर किसको बोलेंगे? जो हमारा पूर्ण रूप प्रदर्शित करेगा। अगर हम लोग कहें कि पूछें कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो हम लोग पूरा बताएंगे कि 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं। अगर कहें घर में कितने मेंबर हैं तो बताया जाएगा 4 हैं, 5 में। अगर कोई छोटा बच्चा होगा उसको ये नहीं बताएंगे 4.25 है या 4.5 है, इस तरह से नहीं बताएंगे, इसको पूर्ण रूप में गिना जाएगा। ऐसे जो चर होते हैं हमारे, वो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। अगर मापन के लिए हमारे पास क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, अर्थात शिक्षा में मापन छात्रों के अधिगम, कौशल, क्षमताओं और गुणों को विशिष्ट नियमों के आधार पर संख्यात्मक मान, अंक, ग्रेड, प्रतिशत देकर मापने की प्रक्रिया है। यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि छात्र कितना जानता है, और शैक्षिक प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक डाटा प्रदान करता है। अगर कहें कि मापन के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो तीन तत्व बताए गए हैं: गुण की व्याख्या, गुण की कार्यकारी परिभाषा, और गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना।
अगर इनको देखें हम लोग, पहला है गुण की व्याख्या या पहचान, एक्सप्लेनिंग द एट्रीब्यूट। अर्थात हमको देखना पड़ेगा किस गुण का मापन हमको करना है। हम लोग जानते हैं कि जो भौतिक गुण होते हैं, लंबाई, भार, ऊंचाई की व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सभी स्थितियों में समान होते हैं। परंतु जैसे शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक गुण हैं, उनकी व्याख्या करना आवश्यक है। जैसे बुद्धि को कुछ लोग क्या करते हैं, निश्चित परिभाषा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि समायोजन की योग्यता है, कुछ लोग मानते हैं सीखने की योग्यता है, कुछ लोग मानते हैं चिंतन की योग्यता है। अर्थात इसके विभिन्न रूप बताए गए हैं, इसलिए इसकी व्याख्या करना आवश्यक होती है। जो भी हमारा गुण होगा, उसकी आवश्यकता है कि उसकी व्याख्या की जाए, जिससे उसकी पहचान अच्छे तरीके से हो पाए। अब गुणों को जानने वाले अभि अभिव्यक्ति या जानने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना। सेट ऑफ ऑपरेशन उपकरण, जैसे बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, आईक्यू में करते हैं। लंबाई को मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। जैसे किसी विद्यालय के छात्रों की किसी सील गुण का मापन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे नागरिकता की परिभाषा, सबसे पहले नागरिकता हमको देनी पड़ेगी। उपस्थिति अनुपस्थिति के लिए किस संक्रिया विन्यास का प्रयोग करेंगे, ये भी उसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे बुद्धि को आईक्यू में नापा है, लंबाई को मीटर, किलोमीटर में नापा है। तो सेट ऑफ ऑपरेशन एक उपकरण है जिसमें हम लोग वो सभी चीजें उपस्थित रहती हैं जो उसको उसके मात्रक को प्रदर्शित करे। जो अंतिम इसका जो आवश्यक तत्व है, गुणों को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। जैसे मापन का वास्तविक सोपान माना जाता है इसको। इसमें क्या होता है, जो गुण हमारा होता है, उसको मात्रात्मक रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें हम लोग कि मापन के कितने प्रकार होते हैं, मापन पैमाने के चार प्राथमिक प्रकार होते हैं। जैसे नाम मात्र का मापन, क्रम सूचक मापन, अंतराल मापन और अनुपात मापन। यह परिभाषित करते हैं कि चरों को कैसे वर्गीकृत, क्रमबद्ध और मापा जाता है। नाम मात्र और क्रम सूचक पैमाने आमतौर पर गुणात्मक डेटा को मापते हैं, जबकि अंतराल और अनुपात पैमाने मात्रात्मक डेटा को मापते हैं। ये पैमाने डेटा के लिए उपयुक्त सांख्यिक विश्लेषण निर्धारित करते हैं। जैसे इसमें दिया भी है, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स हमारा है। फॉर क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम लोग नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग करते हैं, और क्वांटिटेटिव डाटा के लिए इंटरवल और रेशो स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग नॉमिनल स्केल की बात करें, इसमें क्या होता है, इसको क्लासिफिकेशन स्केल भी हम लोग बोलते हैं। इसमें किसी को गुण या विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं या व्यक्तियों को या घटनाओं को हम अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। जैसे लिंग के आधार पर महिला पुरुष में, रंग के आधार पर गोरे एवं काले में, निवास के आधार पर शहरी और ग्रामीण में, विषयों के आधार पर कला, विज्ञान और वाणिज्य आदि में, उसमें उनको बांटा जा सकता है। इस स्तर के मापन के लिए प्रश्नावली निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक मापन है, सबसे निम्न स्तर का पैमाना इसको माना जाता है। डाटा केवल इसके आवृत्ति में प्राप्त होते हैं। विश्लेषण के लिए बहुलांक, प्रतिशत, इकाई वर्ग, सहसंबंध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल गणना ही संभव होती है। गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग केवल गिनने के लिए, जोड़ गुना भाग का प्रयोग नहीं होता। आंतरिक समजातीयता यानी कि इंटरनल होमोजेनिटी इसमें पाई जाती है। सफल असफल डाक वितरण के जोनल क्षेत्र, टेलीफोन नंबर, मोटर लाइसेंस देना, बैंकों की शाखा को संख्या प्रदान करना भी इसके अंतर्गत इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे पिन कोड दिए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग होते हैं, वो भी एक तरह का नॉमिनल स्केल है। गाड़ियों के नंबर आपने पीछे देखा होगा, यूपी 20, यूपी 78, इस तरह से दिया जाता है, वो भी हमारा नॉमिनल स्केल का उदाहरण है। हम लोग अगर कहें कि एक फलों की टोकरी हो, उसमें सभी तरह के फल रखे हों, और उसमें कहा जाए कि जरा इसका अलग अलग करना है, तो उसमें क्या करेंगे, सेब को अलग कर देंगे, केले को अलग कर देंगे, जो भी संतरा होगा उसको अलग कर देंगे। उनकी गुण विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग हम लोग समूह में बांट देंगे। तो इस तरह का जो मापन हमारा होगा, वो हमारा नॉमिनल स्केल कहलाएगा। ऑर्डिनल स्केल की बात हम लोग करें, क्रमिक पैमाना, इसमें क्या होता है, व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रक्रियाओं किसी गुण या लक्षण के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे एक शिक्षक इसका बहुत प्रयोग करता है। जैसे क्लास में उसने कोई टॉपिक पढ़ाया है और वो चाहता है कि वो पता करे कि उसकी उपलब्धि बालकों की कितनी हो गई है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो टेस्ट बनाएगा और टेस्ट में एक सबको टेस्ट करने के लिए कहेगा, और उस नंबरों के आधार पर फिर उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आधार पर उसका क्रम निर्धारित करेगा। तो ऑर्डिनल स्केल में उनका क्रम निर्धारण होता है। जैसे मिस इंडिया विस वर्ल्ड का चयन होता है, उसमें जो प्रतियोगी होते हैं, उनके लिए जो टास्क दिए जाते हैं, उनके ऊपर उसके ऊपर जो नंबर प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर उनकी लिस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको फोर्थ, इस तरह से बनाई जाती है। इसी तरह से जैसे हम लोग कहीं भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए जाते हैं और वहाँ एग्जाम देते हैं, उसके आधार पर भी मेरिट बनती है, और मेरिट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं। तो सूची यानी कि एक ऑर्डर उनको देना, है ना,
उसका हम जो है एक तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक निर्धारित करना कि कितनी है। इसमें पर क्या होता है कि इसमें जो है पहले दूसरे के बीच में जितना अंतर है दूसरे तीसरे के बीच में अंतर उतना ही नहीं हो सकता, वो डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे व्यवसाय और वेतन के आधार पर क्रम निर्धारण की दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पंक्ति क्रम विधि कोटि क्रम के आधार पर क्रमबद्ध करना, जैसे फलों को अपनी रुचि और स्वाद के आधार पर क्रम देना, सदस्यों को क्रम प्रदान करना, कक्षा में रोल नंबर देना। युग्म तुलना विधि है समूह का श्रृंखला समस्त पदार्थों का युग्म या जोड़ से तुलना। इसमें केवल क्रम निर्धारण होता है, गुना भाग जोड़ घटाना संभव नहीं होता है। मध्यांक परसेंटाइल रैंक 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 डिफरेंस और सहसंबंध गुणांक की गणना संभव है। दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच अंतर को बताती है, वास्तविक अंतर को नहीं बताती, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में कितना अंतर है वो वास्तविक अंतर को यह पैमाना नहीं बताता। इंटरवल स्केल की हम लोग बात करें, अंतराल पैमाना इसको बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, वास्तविक शून्य बिंदु नहीं पाया जाता। अर्थात आपने देखा होगा थर्मामीटर, जब हमको बुखार होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है कि हमारे फीवर को चेक करने के लिए क्या करता है, थर्मामीटर हमारे मुंह में या बगल में लगाता है। अगर कभी आपने देखा होगा तो उसमें शून्य नहीं दिया होगा। अगर उसमें उसका हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर 98.6 है तो कहते हैं कि बुखार नहीं है तुमको। बुखार नहीं का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई टेम्परेचर नहीं है, हमारा हमारे अंदर टेम्परेचर है, पर उसमें जो है वास्तविक शून्य नहीं होता है, ये शून्य से शुरू नहीं होता है ना। अगर इसमें कहें तो इसमें जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण थर्मामीटर इसका माना जाता है। जैसे आईक्यू स्कोर बुद्धि, अगर हम आईक्यू टेस्ट लें किसी का, अगर उसके 0 नंबर आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आईक्यू उसका 0 है। हो सकता है जो क्वेश्चन हमने दिए हैं वो उसको नहीं आते हो, दूसरे क्वेश्चन आते हो, वो किसी और चीज़ के बारे में जानता हो, तो उसके हम आईक्यू को 0 नहीं मान सकते। 12 जैसे सप्ताह के दिन हैं, महीने के दिन हैं, महीने हैं, तो उनको अगर हम कहें, या जो हमारी घड़ी होती है सबसे अच्छा उदाहरण है, कभी शून्य नहीं बजेगा उसमें। या दिन के नाम अगर लें तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, और फिर मंडे आ जाएगा, कहीं शून्य उसमें नहीं आएगा। इस तरह से वर्ष हो, महीना हो, सप्ताह हो, घंटा हो, मिनट आदि जो है, ये सब इंटरवल स्केल के एग्जाम्पल है। इसमें कौन सी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होता है, माध्य माध्यिका मानक विचलन आदि विधियों का प्रयोग होता है। शिक्षक द्वारा इस पैमाने का प्रयोग अधिक किया जाता है। अनुपात पैमाना कहें, इसमें वास्तविक शून्य होता है, सबसे उच्च कोटि का पैमाना माना जाता है। यह सबसे अधिक जानकारीपूर्ण पैमाना है, इसमें अंतराल पैमानों की विशेषता होती है और साथ ही एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है जो मात्रा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। समान अंतराल होता है, वास्तविक शून्य पाया जाता है। जैसे 0 किलोग्राम का अर्थ है कि इसका कोई वजन नहीं है, अर्थात 0 है तो 0 है, जबकि अगर वहाँ हम बात कर रहे थे कि उसमें जीरो वास्तविक शून्य नहीं होता। अगर 98.6 उसका टेम्परेचर है तो उसका टेम्परेचर ये नहीं कि मतलब फीवर तो नहीं है उसको, फीवर फीवर 0 है, परंतु उसमें ये नहीं कि उसके अंदर कोई बॉडी में अंदर टेम्परेचर नहीं है। ये सबसे अच्छा हमारा पैमाना माना जाता है। जैसे इसका उदाहरण ऊंचाई, वजन, आयु, आय, दूरी, बीता हुआ समय सब बताया जा सकता है इससे। इसमें जो है जो हमारी सांख्यिकी विधियां हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक और ज्यामितीय माध्य सहित सभी सांख्यिकी माप इसमें प्रयोग होते हैं। डाटा की हम लोग बात करें, दो प्रकार का हमारा डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। इन चारों पैमानों के आधार पर निर्धारित है कि कौन से हमारे जो है क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करेंगे, कौन से क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करेंगे। अभी जैसे हमने पीछे बताया था, जो क्वालिटेटिव डाटा है, जो दो स्केल हमारे हैं, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, उनसे जो डाटा हमको मिलता है वो हमारा क्वालिटेटिव डाटा डाटा होता है। और जो हमारे इंटरवल स्केल और रेशो स्केल, उससे हमारा क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा होता है। अगर हम लोग फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट की बात करें, मापन के क्या क्या कार्य हैं, तो कोर फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट अगर हम देखें हम लोग क्या है, इसमें अलग अलग रूप में इसको विभाजित किया गया है। जैसे इसमें डिटेक्शन बताया गया, सेंसनिंग पहचान बताई गई है, हम लोग इससे जो है किसी भी चीज़ की पहचान इससे कर सकते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉडिफाइड इम्प्रूव द सिग्नल थ्रू एम्पलीफिकेशन और फिल्ट्रेशन टू एंश्योर रिलायबिलिटी के लिए कर सकते हैं। संकेत देना, प्रेजेंटिंग द मेजर्स वैल्यूज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट सच एज ए डिजिटल स्क्रीन और ए पॉइंटर ऑन ए स्केल। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मेंटेनिंग ए परमानेंट लॉग ऑफ मेजरमेंट्स ओवर टाइम फॉर फ्यूचर एनालिसिस, ऑफ्टन ऑन मूविंग चार्ट्स और डिजिटल स्टोरेज। कंट्रोलिंग कर सकते हैं, यूजिंग द मेजर्स डाटा टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट ए प्रोसेस। सोशल एंड एजुकेशनल फंक्शन की बात करें, हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, अगर हमको कक्षा 6 में नए बालकों का एडमिशन हमको कराना है, तो उसमें क्या करते हैं, कभी आप देखा होगा पहले आपने
कि एक टेस्ट कराया जाता था, या मौखिक हो सकता था या रिटिन हो सकता था, उसमें नंबरों के आधार पर हम लोग उसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही उनका मापन करके हम लोग उनकी एबिलिटी का उसको हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका अचीवमेंट का मापन करके हम लोग उसको क्लासिफिकेशन कैटेगराइज उसको कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि जॉब के लिए मान लिया जाना है कहीं भी, कॉलेज में हो, मिलिट्री हो, कोई भी सर्विस हो, उसमें हमारा जो सिलेक्शन होता है, उसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारे सारे कितने नंबर हमको प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर लिस्ट बनती है, उस लिस्ट के आधार पर हमको रैंक मिलती है, और रैंक के आधार पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो भी हम लोग मापन कर सकेंगे, जैसे मतलब कुछ भी है, अगर कोई वीकनेस उसके अंदर है, अगर मापा हमने कि उसके अंदर वीकनेस है, तो उसको हम माप सकते हैं, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, मान लो ट्वेल्थ में कई बार हमारा होता है, या मतलब बीएड के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो अच्छा, जिनके मार्क्स आते हैं, तो हम कहते हैं कि उनको तुम लोग आगे चल के एमएड करना और डिग्री कॉलेज में अपना एक बीए टीचर बनना। तो उसके मापन के आधार पर हम लोग एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये अच्छा टीचर बनेगा, ये अच्छा इस क्षेत्र में अच्छा नाम करेगा। कंपैरिजन कर सकते हैं, जब हम दो व्यक्तियों के गुणों का मापन कर लेंगे, उसमें हम लोग फिर तुलना भी कर सकते हैं। मोटिवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन अगर पता है कि जैसे भी हमने बताया कि बीएड में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हम लोग उससे कहेंगे कि तुम एमएड जरूर करना, उसमें नेट करके आगे हायर एजुकेशन में जाना। अगर मार्क्स कम है तो उसको हम लोग कह सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम और अच्छा करोगे तो और अच्छा नंबर पाओगे और अच्छे जीवन में अपने सफल हो पाओगे। जनरल स्टडीज फंक्शंस अगर हम लोग बात करें, प्रोवाइड्स हाई लेवल बेनिफिट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, allowing objects and events to be described precisely in quantitative terms, providing a common language for communication। हम लोग जो है किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हम लोग बना सकते हैं, चाहे वो कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन भी बन सकती है, जो है जो क्वांटिटेटिव हमारी टर्म्स होती हैं, उनके आधार पर हम लोग किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। रिसर्च की बात हम लोग करेंगे, कोई भी रिसर्च जब हमारी होती है, उसमें डाटा सबसे पहले लिया जाता है, उनका मापन होता है, मापन के आधार पर ही फिर हमारा रिसर्च बिना मापन के कंप्लीट नहीं हो सकता। डिसीजन मेकिंग, supplying the data necessary for informed choice, identify trends and optimizing process। डिसीजन मेकिंग हम लोग कर सकते हैं, कब डिसीजन करेंगे, जब तक हम उनका मापन, उसके सारे गुणों का मापन नहीं कर लेंगे, कोई भी चीज़ है कि ये चीज़ हमको लेनी है या नहीं लेनी है, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, तब तक उसका मापन हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है उसका कोई भी डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी के बारे में अगर हमको पता करना है तो उसके सभी गुणों का हमको मापन करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको कोई मेज लेने जाना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, उन सबका मापन हमको करना पड़ेगा तभी, और उसके जो भी उसकी उसमें लकड़ी लगी हुई, उसका क्या गुण है, वो सब, उन सब का मापन करके ही हम लोग उसकी क्वालिटी को एश्योरेंस कर सकते हैं। मापन की अगर त्रुटियों की बात करें, मापन भी क्योंकि दो प्रकार का था, भौतिक मापन और मनोवैज्ञानिक मापन या मानसिक मापन। हम लोग जानते हैं कि भौतिक मापन जो है वो शुद्ध होता है, बिल्कुल उसमें त्रुटि की संभावना ना के बराबर होती है, परंतु शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मापन में व्यवहार परिवर्तन होता रहता है, जिससे पूरी तरह से शुद्ध नहीं, तो उसमें त्रुटि हमारी हो सकती है। सबसे पहला है इसमें पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। अब जैसे अगर हम कहें कि एक टीचर को एक कॉपी हम लोग चेक करने के लिए दें, और वही कॉपी फिर दूसरे टीचर को चेक करने के लिए हम लोग दें, और वही कॉपी फिर तीसरे टीचर को हम चेक करने के लिए दें, तो ये पॉसिबल कम ही है कि तीनों टीचर को उस कॉपी को चेक करेंगे तो समान अंक तीनों दें। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो रुचि है, हम वो सब अलग अलग है, तो उसी के आधार पर हम लोग नंबर अपने डिसाइड करेंगे। इसका मतलब है कि हमारी जो पर्सनल वैल्यूज, हमारा कैरेक्टर है, हमारी पर्सनैलिटी है, वो उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। उसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि या पर्सनल एरर। चर त्रुटियां, वेरिएबल एरर, इसमें क्या होता है, अगर एक ही बालक को हम लोग मान लिया आज किसी एग्जाम को कराने के लिए बोलें कि तुम्हारा आज एग्जाम है, और एग्जाम उससे कराएं, वही एग्जाम फिर कुछ दिनों बाद उसी बालक को द्वारा कराया जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जो नंबर उसने प्राप्त किए हैं पहली बार, दूसरी बार भी उसके वही नंबर मिले, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है। हो सकता हो उस दिन, जिस दिन पेपर है, दूसरी बार वो आसपास बहुत शोर हो रहा हो, या गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही हो, लाइट कम हो क्लास में, तो बहुत सारे ऐसे जो वेरिएबल होते हैं जो हमारे उसको इफेक्ट कर डालते हैं, उसके अचीवमेंट को, ऐसे हमारे बोलते हैं वेरिएबल एरर। स्थायी त्रुटि की बात करें हम लोग, स्थायी त्रुटि में क्या होता है कि हम लोग जो है, जैसे कई बार होता है कि मान लिया हमने बालक का टेस्ट लिया,
और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया। हमको पता करना कि मतलब मान लिया हमको पता चला कि उसको कोई भी तो हमने टॉपिक दे दिया, मान लिया इंटेलिजेंस दे दिया, उसको हमारे बारे में पता करना है कितना है, या व्यक्तित्व उसका क्या है, उसको समझाइए व्यक्तित्व क्या होता है, वो बताइए। तो हमने एक चीज हमको पता करनी है, पर उसके साथ साथ हमको दूसरी चीजें अपने आप पता चल जाती है। मान लो जो लिखेगा उसका लेखन शैली पता चल जाएगी, उसके विचार चल जाएंगे पता, उसकी बुद्धि चल जाएगी पता। तो ऐसी है कुछ त्रुटियां साथ साथ हमारी चलती हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग स्थायी त्रुटि। अगर अर्थापन की त्रुटि की बात करें, इंटरप्रिटेशन एरर, कोई भी टेस्ट जो होता है, पहली बात तो ये है कि जो टीचर टेस्ट बनाता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसका तो मानक निर्धारित होते हैं, परंतु जो टीचर टेस्ट बनाता है उनका मानकीकरण करना आसान नहीं होता है। जो भी टेस्ट बनाएगा, जो भी नंबर आएंगे, हम किन से उनकी तुलना करेंगे, ये भी एक त्रुटि है। इस प्रकार की त्रुटि को बोलते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन एरर। अर्थात व्यक्तिगत जो त्रुटि हमारी परीक्षण के अंकन से है। जैसा भी हमने बताया था कि परीक्षण का जब अंकन हम लोग कराएंगे किसी भी टेस्ट का, अलग अलग टीचर से कराएंगे, तो उस पर अलग अलग मार्क्स वे देंगे, क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, सबके गुण अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है। इसलिए इसका संबंध किससे है? परीक्षण के अंकन से। चर त्रुटि का संबंध परीक्षण की परिस्थितियों से होता है। जैसे अभी हमने बताया था कि जिस दिन परीक्षा है, मान लिया आज एकदम शांत वातावरण है, लाइट अच्छी है क्लास में, गर्मी नहीं लग रही है ना, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक है, वो किसी टेंशन में नहीं है, परंतु वही टेस्ट अगर हम किसी और दिन कराएं और पता चला कि इन परिस्थितियों में भिन्नता आ जाए, तो उसके जो नंबर आएंगे उसमें भी भिन्नता आएगी। स्थायी त्रुटि होती है परीक्षण के उद्देश्यों से संबंधित। अर्थात जैसे अभी हम लोग जानते थे कि मान लिया हमें जानना है कि उसकी बुद्धि क्या है, या उसका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बारे में क्या जानता है, परंतु उसके साथ साथ हम दूसरी चीजें भी, उसकी लेखन शैली, उसके विचार, है ना, सब कुछ जान लेंगे उसके बारे में। तो इसी में मतलब कहेंगे कि अब हम जानना कुछ चाह रहे थे और उसके साथ साथ हमको दूसरी चीजें भी पता चल गई हैं। उद्देश्य हमारा कुछ था और दूसरे उद्देश्य भी उससे हमारे पूरे हो रहे हैं। अर्थापन की त्रुटि का संबंध परीक्षण के मानकीकरण की प्रक्रिया से। जैसे हमने बताया है, कोई भी परीक्षण जो है अगर स्टैंडर्डाइज है तो उसका मानक निर्धारित होते हैं, परंतु जो शिक्षक द्वारा निर्मित टीचर मेड टेस्ट होते हैं उनका मानकीकरण करना आसान नहीं होता है। इसलिए ये जो है त्रुटि हमको इसमें देखी जाती है। अगर टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मेजरमेंट की हम लोग बात करें कि हम लोग मापन को किन तकनीक और उपकरणों के द्वारा नाप सकते हैं, तो इसमें 6 टेक्निक्स हमको बताई गई है। टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्री, सेल्फ रिपोर्ट, प्रोजेक्टिव और इंटरव्यू। अगर हम टेस्टिंग की बात करते, परीक्षण की बात करते हैं, टीचर जो होता है हमने देखा होगा उसमें कई प्रकार के टेस्ट लेता है बच्चों से। जैसे ऐसे टाइप टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है, उसमें ओरल टेस्ट हो सकता है, या प्रैक्टिकल कोई एग्जाम हो सकता है। ऑब्जर्वेशन की बात करें, उसके आधार पर रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पार्टिसिपेशन चार्ट्स। सोशियोमेट्री के आधार पर हम लोग बात करें, सोशियोग्राम्स, सोशियोमेट्रिक चार्ट और सोशियोमेट्री कोफिशिएंट। स्वयं सोचने या सेल्फ रिपोर्ट के आधार पर बात करें हम लोग, क्वेश्चनर्स हो सकती हैं, एटीट्यूड स्केल हो सकता है, एप्टीट्यूड स्केल हो सकता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक हो सकती है बहुत सारी, जैसे परसेप्शन, परसेप्शनल इंक ब्लॉट टेस्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर, सेंटेंस कंप्लीशन, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और इसमें तीसरा और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी माना जाता है। तो ऐसे 6 टेक्निक बताई गई हैं और उसके आधार पर हम लोग इन टूल्स को उपयोग करके हम लोग मापन कर सकते हैं। मूल्यांकन की बात करें हम लोग, मापन में जो है हम एक पक्ष को एक बार में देखते हैं। जैसे मान लिया अगर हमको मेज की लंबाई नापनी है, तो हम बता देंगे 5 फीट इतने इंच या 3 इंच, जितनी भी होगी उतना हमारा आ जाएगा। हमने अगर एक पक्ष का को देख लिया तो इसका मतलब हमारा मापन हमारा कंप्लीट हो गया। कभी अगर देखें हम लोग, मूल्यांकन शब्द का अर्थ है मूल्य का अंकन। अगर हम लोग इसका शाब्दिक इसको देखें तो मूल्यांकन यानी कि मूल्य का अंकन करना, यह मापन से अधिक व्यापक है, क्योंकि मापन केवल अंकों यानी कि संख्यात्मक विवरण तक सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन में उन अंकों के आधार पर निर्णय या मूल्य निर्धारण भी शामिल होता है। अर्थात मूल्यांकन इक्वल टू मापन प्लस मूल्यात्मक निर्णय। कैसे? जैसे मान लिया हमको कोई जॉब सिलेक्शन के लिए जाना है, तो जॉब सिलेक्शन में क्या होगा, पहले वो टेस्ट कराएंगे, देखेंगे आपके कितने मार्क्स है ना, उनका मापन करेंगे। फिर आपको इंटरव्यू लिए बुलाया जाएगा, उसमें देखेंगे आपने कितने कितनी डिग्री आपने ली है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th 12th जो भी है, उसको उसका मापन करेंगे। फिर वो कहेंगे कि आइए आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू के आधार पर फिर आपके व्यक्तित्व को जांचेंगे, यानी कि गुणों को देखेंगे, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। उसके आधार पर देखने के बाद तब उसका मूल्यात्मक निर्णय उसमें निकालेंगे वो लोग कि तुम इस जॉब के लिए सेलेक्टेड हो या सुटेबल हो या नहीं हो।
जैसे कभी भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी सामान हमको खरीदना है, मतलब मेज ही हमको खरीद के लानी है, तो क्या करेंगे, हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी का मापन करेंगे। उसकी जो लकड़ी लगी है उसमें उसके गुण को देखेंगे, उसके कलर को देखेंगे, है ना, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों गुण उसके देखेंगे, तब निर्धारण करेंगे कि ये मेज हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, इसका मूल्य क्या है। ऐसे ही जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में टीचर पढ़ाने के लिए जाता है छात्रों को, और टीचर क्या करता है, जो भी उसके छात्र होते हैं, पहली बार जब क्लास में, तो धीरे धीरे उनको उनका मूल्यांकन करता है कि उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन ली है, क्या वो पीजी है, क्या सिर्फ ग्रेजुएशन है, क्या पीएचडी किया है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, उनका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह का आउटपुट या अचीवमेंट क्लास में प्राप्त करते हैं, टाइम से आते हैं नहीं आते, एक वैल्यू उनके सभी गुणों का, चाहे वो गुण हो अवगुण हो, सभी उनके गुणों का मापन करके फिर एक मूल्य निर्धारित करते हैं कि ये बालक जो है, हमारा छात्र जो है अच्छा है। ऐसे ही जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, वो हम टीचर्स का मूल्यांकन करते हैं कि देखने में कैसे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, पढ़ाने का क्या तरीका है, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार है, समय से क्लास में आते नहीं आते, यानी कि हर पक्ष को देखकर उसके व्यक्ति के सभी गुणों का हम लोग मापन करके एक मूल्य निर्धारित करते हैं। वही कहलाता है हमारा मूल्यांकन, अर्थात मूल्य का अंकन, किसी की वैल्यू डिसाइड करना, यही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। अगर कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें हम लोग, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन ये आजीवन चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि शिक्षण और विकास के साथ निरंतर चलने वाले थे। जीवन में हम लोग लगातार चीजों को देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं ना। ये मापन और मूल्यांकन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, समझ लीजिए। व्यवस्थित जांच है, इसमें डाटा या साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप में इकट्ठा किया जाता है ताकि निष्कर्ष विश्वसनीय हो सके। किसी भी चीज का हम लोग डाटा हम लेंगे, जिसका मूल्यांकन हमको करना है, उसके डाटा को क्वालिटेटिव क्वांटिटी दोनों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालेंगे, और उस निष्कर्ष निकाल के उसकी वैल्यू हम लोग निर्धारित करते हैं। उद्देश्य आधारित है, यानी कि हमारा कुछ उद्देश्य होगा तभी हम किस चीज का मूल्यांकन करेंगे। निर्धारित करता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य जैसे शिक्षण लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया। अगर हम क्लास की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो छात्र हैं, हम जिनको हम पढ़ाते हैं, वे मान लिया हमने पढ़ाया है क्लास में, और हम देखते हैं वो कितना उन्होंने प्राप्त किया है, उनका व्यवहार कैसा रहा है। तो हर गुणों का निर्धारण करके और एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग ये सब प्रक्रिया करते हैं, यानी कि मूल्यांकन एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। हम किसी चीज़ का, जैसे मेज की हमने बात की थी, अगर मेज हमको लेना है तो हमारा जो उद्देश्य है वो मेज को खरीदना है। अगर जॉब के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हमको जॉब के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन हमको करना है। कॉम्प्रिहेंसिव है, यह केवल शैक्षिक ज्ञान की नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, रुचि और दृष्टिकोण कौशल का भी आकलन करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जब हम शादी के लिए या कुछ भी इस तरह से कहीं हमारे लिए कोई भी बायोडाटा आता है या कुछ भी ऐसा व्यक्ति का सूचना हमको प्राप्त होती है, तो हम उसके कितना पढ़ा लिखा है, देखने में कैसा है, उसके गुण कैसे, उसके बात करके ही पता चलता है कि उसके गुण कैसे हैं, तभी उसका निर्धारित करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं है। तो वही जो है हमारा एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। अगर मूल्यांकन की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन की बात की जाए, तो मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, जबकि मापन केवल मात्रात्मक होगा, जबकि मूल्यांकन हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होगा। इसमें मापन अंक के साथ साथ गुणात्मक विवरण, व्यवहार, रुचि, मेहनत और मूल्य निर्णय, जज वैल्यू जजमेंट दोनों शामिल होते हैं। जबकि मापन में केवल एक पक्ष होता है, एक ही बार करने के बाद, एक किसी चीज को नापने के बाद हम लोग मापन हमारा समाप्त होता है। जब मूल्यांकन उसके सभी पक्षों का मापन करके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह का एक वैल्यू निकालते हैं, मूल्य निर्णय निकालते हैं उसका, वही हमारा मूल्यांकन होता है। सुधारात्मक प्रक्रिया, इसका मुख्य उद्देश्य केवल निर्णय देना ही नहीं बल्कि शिक्षण विधि और छात्र के सीखने के तरीकों में सुधार करना है। अगर हम लोग इस चीज का मूल्यांकन करेंगे, कर लेंगे, जैसे अगर मैं कोई भी चीज है, अगर मेज का ही हमको मूल्यांकन करना था, या फिर बालक का मूल्यांकन हमको करना है, अपने विद्यार्थी का मूल्यांकन करना है कि उसके अंदर ये गुण है और ये कमियां हैं, मूल्यांकन के बाद जब हमको चलेगी पता, तो उसमें सुधार भी हम लोग उसके उसमें व्यक्तित्व में कर सकते हैं। अगर मूल्यांकन की बात की, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन वैसे तो कई प्रकार से विभाजित किया जाता है, परंतु रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन। मान लो टीचर कोई पढ़ा रहा है क्लास में, है ना, अपने कर रहा है, तो अपनी टीचिंग मेथड यूज कर रहा है, पर उससे लग रहा है कि जो है उससे बालकों के व्यवहार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा, तो अपने जो टीचिंग मेथड है उसको इवेल्युएट करेगा, उसके आधार पर उसमें सुधार करेगा। इस तरह का जो मूल्यांकन कहलाएगा, जो प्रक्रिया के बीच में ही किया जाता है,
उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और समेटिव इवेल्युएशन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन यह किसी निश्चित अवधि या सत्र के अंत में किया जाता है, जैसे वार्षिक वार्षिक परीक्षा, ताकि अंतिम परिणाम एक ग्रेड निर्धारित किया जा सके। तो अर्थात जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो प्रक्रिया के बीच में किया जाएगा, और जो समेटिव इवेल्युएशन है वो जो प्रक्रिया जो भी हमारा परिणाम आने के बाद में उसको किया जाता है। अगर टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की बात करें तो मूल्यांकन के प्रकार परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? जो हमारे लिखित परीक्षा हो सकती है, मौखिक परीक्षा हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकती है, इसके आधार पर हम लोग अंक उनको दे सकते हैं। परंतु क्वालिटेटिव में क्या होगा? जितने भी हमने टूल्स बताए थे, जैसे जांच सूची है, रेटिंग स्केल है, संचयी व्रत है, अवलोकन है, समाज मीति है, घटना व्रत है, साक्षात्कार है, व्यक्ति अध्ययन है, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारे क्वालिटेटिव मूल्यांकन इवैल्यूएशन की ओर इंगित करती हैं। थैंक यू।